हेलो टू एवरीबॉडी एंड ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और एकदम ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है, नीट का पीजी काउंसलिंग का बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है। कब नोटिस आएगा, कब ऑल इंडिया काउंसलिंग होगी, कब स्टेट काउंसलिंग शुरू होगी। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो एक नोटिस जो कि कल मेडिकल काउंसिल कमेटी ने अपलोड किया रिगार्डिंग रूल एंड रेगुलेशंस। ये नोटिस बेसिकली कोई नया नोटिस नहीं है, लास्ट ईयर भी नोटिस आया था। ये नोटिस दोबारा से अपडेट किया गया है कॉलेजेस के कंसर्न स्टेट्स के लिए और कैंडिडेट्स के लिए रिगार्डिंग राउंड 2 के बाद क्या रूल रेगुलेशंस हैं, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इस पर हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जिन्हें कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, वो गिवन नंबर पे व्हाट्सअप करके हमसे पूछ सकते हैं 9675200801 पे। वी विल रिवर्ट योर क्वेरीज एज सून एज पॉसिबल। जब से नोटिस आया है कल से, तब से टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे बहुत तरह के डिस्कशंस हो रहे हैं। बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, कुछ कह रहे हैं मीडियोकर रैंकर्स को बेनिफिट नहीं मिलेगा, कुछ लोगों का कहना है पूरा पैटर्न चेंज हो जाएगा, कुछ कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि इससे चांसेस घट जाएंगे, कुछ कह रहे हैं कि बहुत बढ़ जाएंगे। ये रूल है क्या? ये रूल वही है जिसके लिए लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था। ब्लॉकिंग क्या होती थी? ब्लॉकिंग, एक कैंडिडेट मल्टीपल स्टेट्स में सीट को होल्ड कर लेते थे और फर्दर मॉपअप में भी पार्ट लेते थे। ये होती थी ब्लॉकिंग, जो कि लास्ट ईयर भी नहीं हो पाई। गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश करी रोकने की, जिसमें 85% वो कामयाब रहे ब्लॉकिंग को रोकने में। और इस बार डे 1 से उन्होंने एक सॉफ्टवेयर अपडेट किया है जिसमें हर स्टेट को उन कैंडिडेट्स का डिटेल अपडेट करना होगा जो स्टेट राउंड 2 की सीट्स को ज्वाइन कर लेंगे, जिसके साथ ही वो ऑटोमेटिकली किसी और स्टेट के लिए या ऑल इंडिया काउंसलिंग के मॉपअप के लिए वो बाहर हो जाएंगे। क्या है, जो कैंडिडेट्स ऑल इंडिया राउंड 2 में या स्टेट राउंड 2 में वो सीट्स अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो वो फर्दर राउंड्स के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं। बात को ध्यान से सुनिएगा। जो कैंडिडेट्स राउंड 2 की अलॉटेड सीट को ज्वाइन कर लेते हैं, वो कैंडिडेट्स मॉपअप राउंड ऑल इंडिया का हो या स्टेट का हो या किसी और स्टेट का हो या खुद की स्टेट का हो, उसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। आफ्टर ज्वाइनिंग, सीट अलॉटमेंट हो गया, कॉलेज अलॉट हो गया और आपने ज्वाइन नहीं किया ऑल इंडिया में, आपने अपनी फीस को फोरफिट करा लिया, तो आप मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल हैं। एक बार आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, कंसर्न कॉलेज में फीस जमा कर दी, उसके बाद आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं रह जाएंगे किसी भी राउंड्स में। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो मौका देती हैं अपने कैंडिडेट्स को कि स्टेट राउंड 2 में ज्वाइन करने के बाद भी आप मॉपअप में अपग्रेड कर सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी, क्या इस सेशन में वो स्टेट्स अपने रूल्स को चेंज करेंगे या नहीं करेंगी। ऐसी लगभग 5 से 6 स्टेट्स हैं जहाँ पे राउंड 2 में आप ज्वाइनिंग करने के बाद भी कंसर्न स्टेट में अपग्रेड कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे स्टेट्स में ये रूल है कि राउंड 2 में जो भी कॉलेज आपको अलॉट हो गया और आपने वो छोड़ दिया तो भी आप मॉपअप में एलिजिबल नहीं है उस स्टेट में। अगर मॉपअप में जाना है आपको तो फिर से सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करनी है और फिर जाना है। और अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो आप ऑलरेडी मॉपअप के लिए एलिजिबल नहीं है। ऐसा ऑलरेडी कुछ स्टेट्स में है और कुछ में ऐसा है। लास्ट ईयर ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रा, तेलंगाना, और ब्लॉकिंग भी हुई थी, जिसकी वजह से लोगों ने ये कहा कि कुछ काउंसलर्स ने ऐसा कहा था कि अलाउड है, ऐसा कुछ किसी ने कुछ नहीं कहा कभी भी। जो नोटिफिकेशन थी, जो नोटिस थे, वही बताए जाते थे एक्सप्लेन करके। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया। किसी कैंडिडेट ने अगर स्टेट के राउंड 2 में कोई भी सीट ज्वाइन कर ली है तो वो फर्दर राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रह जाता है। इवन वो ज्वाइन करके उसको अगर रिजाइन भी कर दे तो भी वो फर्दर राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रह जाता है। ये फाइनल है। इससे ब्लॉकिंग घटेगी,
काफ़ी कैंडिडेट्स को जेन्यून चांस मिलेगा मॉपअप में आने का। इसका जो बेनिफिट होगा वो डीएनबी कोर्सेज में ज़्यादा देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं एक जो रियल प्रॉब्लम होगी वो होगी एजम्पशन की, वो होगी आपको पहले एनालाइज करना होगा पहले ही कि आपको स्टेट मॉपअप राउंड 2 में जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि ऑल इंडिया राउंड 2 का जो ज्वाइनिंग की डेट होगी उसके बाद ही स्टेट के राउंड 2 शुरू होंगे, उसके बाद स्टेट राउंड 2 शुरू होंगे, जिसकी वजह से आपने अगर ऑल इंडिया राउंड 2 ज्वाइन कर दिया तो अब स्टेट के लिए एलिजिबल नहीं रह जाएंगे, और अगर आपने स्टेट राउंड 2 ज्वाइन कर लिया तो मॉपअप के लिए एलिजिबल नहीं रह जाएंगे। तो आपको ये कैलकुलेट करना होगा या एनालिसिस करना होगा कि आपको लेना है या नहीं लेना है, कैसे आपको चलना है, कि जिससे ऐसा ना हो कि लोअर रैंकर को बड़ी चीज़ मिल जाए और आपने हड़बड़ी में पेशेंस नहीं होने की वजह से आपने वो सीट ज्वाइन कर ली और गलत एज्यूमशन आपका हो गया, तो वो आपको फील ना हो बाद में। इसीलिए आपको प्रॉपरली उस चीज़ को समझना पड़ेगा और उसको उस जगह पे, कंसर्न जगह पे उसको एनालाइज करना पड़ेगा, तो ही आप बेनिफिट वाले कॉलम में कवर्ड रहेंगे, अदरवाइज आप उस कॉलम में कवर्ड नहीं रहेंगे। तो ये देखना और समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और अनिवार्य हो जाता है। इसीलिए ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि राउंड 1 में आपको सीट्स लें, लेकिन राउंड 2 में कुछ रैंकर्स बहुत सोच समझ के चॉइस फिलिंग करेंगे कि जिनसे वो मॉपअप में जा पाएं और यहाँ पे अपनी सिक्योरिटी भी फोरफिट वो ना कराएं। तो उस पोजीशन में मिड रैंकर्स को बेनिफिट होगा अगर वो थोड़ा ब्रॉड चलते हैं, तो मिड रैंकर्स को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा, इवन मिड रैंकर्स को बेनिफिट होगा। और कहीं ना कहीं जो नेगेटिव शिफ्ट की बात है कि मॉपअप में कुछ नेगेटिव आएगा, ये रूल पूरी तरह से इम्पोज हो जाता है और बिल्कुल भी ब्लॉकिंग नहीं होती है पैन इंडिया लेवल में, तो थोड़ा बहुत वो डाइल्यूट होगा। और जहाँ तक बात है, मैंने किसी की वीडियो देखी थी, उन्होंने ये कहा, जो लोग कह रहे हैं कि सीट्स बढ़ गई हैं, सीट्स बढ़ गई हैं, 7,000 बढ़ गई हैं, 5,600 बढ़ गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक एनएमसी की साइट पे ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पहले भी कहा था। लेकिन कॉलेजेस और बाकी इंस्टीट्यूशंस ये कह रहे हैं कि उनके यहाँ इंस्पेक्शंस हुए हैं। जहाँ से आपने यूजी करी होगी, आप उस कंसर्न कॉलेज में मालूम करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि वहाँ इंस्पेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। जो भी अपडेट्स आएंगी वो डायरेक्टली वहाँ पर आपको मिल जाएंगी एनएमसी की साइट्स पे एज सुन एज पॉसिबल। काउंसलिंग कब से शुरू होगी, ये एक मेन क्वेश्चन है। मेरे अकॉर्डिंग जुलाई में नोटिस ज़रूर आना चाहिए, नोटिफिकेशन जुलाई के लास्ट तक ज़रूर अपडेट हो जाएगा कि जिससे काउंसलिंग का आइडिया लग जाएगा। एनएमसी बिल के बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन अभी एग्जैक्ट है नहीं कि वो अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। होगा तो कहानी पूरी बदल जाएगी, नहीं होगा तो थोड़ी बहुत चीज़ें बदलेंगी, थोड़ी बहुत सिमिलर रहेंगी। लेकिन जो कॉलेजेस लास्ट ईयर जिस रैंक्स में मिले थे वो इस साल बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे एट एनी कॉस्ट, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। चाहे आप कितना भी एनालाइज कर लीजिएगा, वो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। एक बात आपको मैं और बताऊं, जिन स्टेट्स में लास्ट ईयर काफी पॉजिटिव गया था मॉपअप तक, इस बार ना जो ट्रेंड है वो ये समझ में आ रहा है, हर कैंडिडेट का ये मन है कि वो मॉपअप को प्ले करे अपने रैंक के अकॉर्डिंग। हर रैंक मॉपअप के लिए नहीं होता है, कुछ रैंक मॉपअप के लिए होते हैं, कुछ रैंक मॉपअप के लिए नहीं होते हैं। वो आपको पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको मॉपअप में जाना है या नहीं जाना है, वो आप तब डिसाइड करके चलें। ये रूल बहुत अच्छा रूल है, बहुत बेनिफिशियल रूल है, इससे काफ़ी लोगों को बेनिफिट मिलेगा। काफ़ी जो सीटें ब्लॉक हो जाती थी, लोग फंस जाते थे, वो नहीं होगा। जो लोग ये कहानी सुनाते थे कि हम सीट ब्लॉक कर देंगे, फिर वो सीट खाली करा के आपको हम दे देंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है। नया सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, हर कैंडिडेट की डिटेल उस सॉफ्टवेयर पे अपडेटेड रहेगी, किसने कहाँ सीट ली है, ऑलरेडी वो कहाँ पर ज्वाइंट है, कि जिससे वो फर्दर काउंसलिंग में एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं रहेगा। एमसीसी ने सॉफ्टवेयर अपडेट करके किया है और मेडिकल काउंसिल कमेटी ने बाकायदा ऑफिशियल नोटिस पे अपडेट किया है। तो ब्लॉकिंग तो लगभग खत्म हो गई, तो ब्लॉकिंग की जो कहानी है वो जीरो हो जाती है। सो जैसा मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, जो होता है काउंसलिंग से होता है, मेरिट बेसिस पे होता है, इसके अलावा कोई और वे, कोई अदर रास्ता बिल्कुल भी नहीं है।
सो इट्स अ गुड इनिशिएटिव गवर्नमेंट का। लास्ट ईयर ये आ गया था, इस बार दोबारा से रिमाइंड कराया उन्होंने नोटिस डाल के कि कोई ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचे कि वो राउंड 2 की सीट लेने के बाद या उसको छोड़ने के बाद मॉपअप में जा सकता है, बिल्कुल नहीं। एक बार आपने राउंड 2 में ज्वाइनिंग दे दी, स्टेट हो या ऑल इंडिया में हो, आप फर्दर काउंसलिंग से उसी वक्त आउट हो गए। ज्वाइनिंग के बाद, अलॉटमेंट के बाद नहीं, ज्वाइनिंग के बाद। अलॉटमेंट अगर आपका हो गया और आपने वो सीट छोड़ दी तो आपने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है वो फोरफिट हो जाएगा और मॉपअप में दोबारा से आने के लिए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट अगेन पे करना पड़ेगा। तो मॉपअप में किसी तरह की कोई ब्लॉकिंग नहीं होगी। राउंड 2 में भी काफी कुछ कवर होगा। राउंड 1 फ्री एग्जिट है तो हो सकता है नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिले। कई किनारे कैंडिडेट्स राउंड 1 में नॉर्मल सीट्स भर देते हैं, वो लें नहीं लें, फ्री एग्जिट है वो एक अलग चीज है। लेकिन राउंड 2 में फिर तो फोरफिटनेस लगेगी, नुकसान होगा ही होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं देखने को मिलेंगी, बहुत सारे कैलकुलेशंस इधर उधर होंगे और चॉइसेस सोच समझ के डालिएगा। जो आपको लेनी है वही डालिएगा। राउंड 2 आपको बहुत सोच समझ के करना है, रैंडम आप प्ले नहीं कर सकते। राउंड 2 में आप अपनी एलिजिबिलिटी लैप्स नहीं करना चाहेंगे कहीं पे भी। जो ड्रीम ब्रांचेस है उनके लिए फाइट करना बनता है। ऑप्शनल्स को भी लेके जरूर चलें, एज ए बैकअप होना बहुत जरूरी है। लेकिन पहला जो मेन फोकस होना चाहिए वो अपनी ड्रीम ब्रांच पे होना चाहिए, बाद में वो ऑप्शनल ब्रांचेस को देख सकते हैं। जो कैंडिडेट प्राइवेट कॉलेजेस देख रहे हैं वो अपने बजट को थोड़ा और इंक्लाइन करके चलें। जिनके रैंक्स बॉर्डर आउट रैंक्स हैं, लाइक 50,000, 55,000, उन्हें मेडिसिन, रेडियो, डर्मा, गायनी, पीडिया, ऑर्थो, सर्जरी लेनी है, वो बजट्स को स्ट्रेच आउट करके चले। अगर वो ये सोचें 11 लाख, 15 लाख, 18 लाख, 8 लाख में सीट्स मिल जाएंगी, तो बिल्कुल नहीं। किसी के भ्रम में ना रहें, किसी की बातों में नहीं रहें, थोड़ा सा स्ट्रेच आउट करके चलें। पैथो लेनी है, पीएसएम लेना है, ये ब्रांचेस लेनी है, ईएनटी, ऑप्था, एनेस्थीसिया लेना है, तो एक बार को आप टिल 20 जरूर थिंक आउट करके चल सकते हैं। अदर ब्रांचेस के लिए आपको 25, 20, 25, 22, 23, 28, 30 पे जाना पड़ेगा। ये अकॉर्डिंगली पुराने रूल के अकॉर्डिंग। नया रूल आया एनएमसी का तो और कहानी चेंज होगी और शिफ्ट हो जाएगी। तो इन चीजों को थोड़ा देखिए, प्रैक्टिकली एनालाइज कीजिए, समझिए और देख के चलें। एक क्वेश्चन और है रेगुलर कि सर जब हम काउंसलिंग करते हैं तो हमें क्या परमिटेड सीट अलॉट होगी या रिकॉग्नाइज, कैसे मालूम चलेगा? अलॉटमेंट होने के बाद ही मालूम चलता है कि आपको क्या मिला है, परमिटेड मिली है या रिकॉग्नाइज मिली है। अब सवाल है परमिटेड क्या है? जो सीट किसी कॉलेज में नहीं आई है या वो अपने इंटरनल ड्यूरेशन के थ्रू आई है तो वो सीट नहीं है, वो परमिटेड है। रिकॉग्नाइज सीट एक स्पैम के बाद, मल्टीपल इंस्पेक्शंस को फेस करने के बाद जाके वो सीट रिकॉग्नाइज होती है। उससे पहले वो सीट परमिटेड रहती है। वो आपको परमिटेड मिली या रिकॉग्नाइज मिली, ये अलॉटमेंट के बाद जब आप कॉलेज जाएंगे ज्वाइनिंग के, तब मालूम चलेगा कि आपको कौन सा अलॉट हुआ है। उत्तराखंड में आप जब फॉर्म भरते हैं तो वहाँ मालूम चल जाता है चॉइस फिलिंग में कि परमिटेड है या रिकॉग्नाइज है। लेकिन ऑल इंडिया में ऐसा नहीं है। ऑल इंडिया में बस चॉइस फिलिंग आती है कॉलेजेस की, उन सीट्स के सामने लिखा नहीं होता कि परमिटेड है या रिकॉग्नाइज है। ऐसा उत्तराखंड में लिखा होता है तो वहाँ मालूम पता चल जाता है कि कौन सी सीट परमिटेड के लिए हम भर रहे हैं, कौन सी रिकॉग्नाइज के लिए भर रहे हैं। बाकी जगह ऐसा नहीं मिलता है देखने को। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को सिंसियरली देखें। कुछ कुछ पॉइंट, कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको देख के चलने हैं और समझ के चलने हैं, और आप देख के इजीली चल सकते हैं। खुद काउंसलिंग करें, सोच समझ के करें, देख के करें। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कोई डराता भी नहीं है आपको। कुछ क्वालिटी के ऑरा होते हैं, कुछ लोग हैं जो ऑरा बना देते हैं कि ऐसा है वैसा, ऐसा कुछ है नहीं। बहुत सिंपल प्रोसेस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ। समझेंगे, एनालाइज करेंगे, ठीक से चलेंगे तो अच्छा कॉलेज अपने रैंक को डिजर्व करते हुए मिल जाएगा। बस इस बात को का ध्यान रखिए कि ऐसी कोई गलती ना हो अपने से कि अपने से नीचे वाले को बेटर मिल जाए और हमें वो बेटर ना मिल पाए। हम हड़बड़ा गए, हमने ठीक से एज्यूम नहीं किया, हम ठीक से कैलकुलेट नहीं किया। बराबर बराबर मिला, इक्वल मिला तो भी चलेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि बेटर किसी नीचे को मिल गया और हमें नहीं मिला। तो वो सोच के आपको चलना है, वो आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे टाइम टू टाइम। एज्यूम्पशंस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा, एनालिसिस पे, एक्सपेक्टेशंस पे डिपेंड करेगा। कुछ जगह गलत भी होती है, लेकिन कोशिश कीजिए कि वो थोड़ा सा सही क्लिक हो और सही जगह पे आप उसको लेके चलें। काउंसलिंग इज ए गेम। लॉटरी लगती देखी है मैंने, 14 साल हो गए मुझे, 14 ईयर्स।
लगती है लॉटरी। अगर सोच समझ के करें, चीज़ों को फॉलो करके चले तो लॉटरी लगती है। हड़बड़ाहट में गड़बड़ी ज़रूर होती है। पेशेंसफुल रहें, टारगेट फोकस्ड हो, तरीके सही हो, ठीक से चीज़ों को फॉलो करना आता हो तो एकदम सही है। कुछ लोग हो सकता है मेरी इस बात से असहमत हो, ज़रूर असहमत रहें तो ज़्यादा अच्छा है। जस्ट डू द काउंसलिंग सीरियसली, रूल्स के अकॉर्डिंग चलें, रूल्स के अगेंस्ट बिल्कुल ना चलें। जिन्होंने ब्लॉकिंग करने की अगर फिर कोशिश करी तो अब वो अच्छे फंसेंगे, उन पर अच्छे एक्शंस होंगे। सॉफ्टवेयर बन गया है, चीज़ें उस पर अपडेट हो जाएंगी, सबको मालूम चल जाएगा क्या है और क्या नहीं है। स्टेट भी अपने कुछ रूल और पॉलिसीज़ को चेंज करते हुए ज़रूर नज़र आएंगे इस साल की काउंसलिंग में। उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी काउंसलिंग शुरू हो, आपका एंजाइटी लेवल कंट्रोल में रहे। एंजाइटी बहुत पीक पे है, बहुत कन्फ्यूजन है। टेलीग्राम पे मॉर्निंग के 4-4 5 बजे तक डिस्कशंस होते रहते हैं जिसका कोई सेंस नहीं है। कोई ब्रांच का डिस्कस कर रहा है, कोई कॉलेज बता रहा है कि वहाँ इतनी आईपीडीज होती हैं, वहाँ इतनी ओपीडी होती हैं, वहाँ फैकल्टीज एवरेज हैं। कुछ नहीं, सब ऐसे ही है। समझ में आएंगी ये चीज़ें बाद में। अभी जो लोग आपको बोलेंगे वो गलत ही लगेंगे, मैं भी गलत ही लग रहा हूँगा। बाद में सब समझ में आता है कि क्या है और क्या नहीं है। जो लोग भुगत लेते हैं ना, उनको आइडिया लगता है कि क्या सुना था और क्या है। सुना था बहुत अच्छा है, पता चला बहुत टॉक्सिक है। और हर एक इंडिविजुअल के लिए कहानी अलग होती है। सोच समझ के चीज़ें चूज करें, कोशिश करें अपनी ड्रीम ब्रांच ग्रैब आउट करने का। कोई रैंक अच्छा और ख़राब नहीं होता, उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लेने पड़ते हैं। 35,000 है, पीडिया लेनी है गवर्नमेंट में, डीएनबी में नहीं मिलेगी, ऑप्शन है डीसीएच का। ट्राई करें, शायद मिल जाए। रैंक है 12,000, एमडी मेडिसिन लेनी है, शायद नहीं मिलेगी, डीएनबी का ऑप्शन रखें, शायद मिल जाए। लो फीस प्राइवेट रखिए, शायद मिल जाए। अल्टरनेट सोच के चलेंगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। सिंगल ऑप्शन पे स्टक रहेंगे तो एकदम दिक्कत होगी। ओवर एक्सपेक्टेशन कभी मत रखिए। 16,000 रैंक है, 17,000 रैंक है, पीडिया लेनी है, उम्मीद है बड़ा कॉलेज मिलेगा, डीएनबी में या एमडी में बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। एवरेज सोचेंगे, बिलो एवरेज सोचेंगे तो मिल जाएगा। 23,000 रैंक है, एमएस ऑप्था लेनी है, बड़े कॉलेज में नहीं मिलेगी। मिली तो पेरिफेरी में मिलेगी, नहीं तो डीएनबी मिलेगी। डीएनबी भी एवरेज मिलेगी। शंकरा, एलवी जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वो नहीं मिलेंगे। 17,000 रैंक है, साइकी लेनी है, सीआईपी लेने का मन है, नहीं मिलेगा। और ऑप्शंस को एक्सप्लोर कीजिए और अल्टरनेट को देख के चलिए। 8,000 रैंक है, ड्यू कोटा से है, दिल्ली लेना है, गाइनी नहीं मिलेगा। और ऑप्शंस नियर बाई एक्सप्लोर कीजिए, स्टेट्स को एक्सप्लोर कीजिए, तो और ऑप्शंस बढ़ेंगे और चांसेस बढ़ेंगे। हो सकता है अच्छी सीट मिल जाए। पेशेंस रखिए, रूल्स को फॉलो कीजिए, प्रॉपर ट्रैक पे चलिए तो ज़रूर चीज़ें मिलेंगी। हड़बड़ाहट में हमेशा गड़बड़ी होती है, तो कंट्रोल योर एंजाइटी एंड ये आपके लिए ही है। सुनिए सबकी, करिए अपने मन की, सबकी बात सुनो, कौन क्या कहता है, कैसे कहता है, एनालाइज करो किसकी बात में कितना लॉजिक है, क्या सही होगा और क्या गलत होगा, तो और एनालिसिस होगा और सही डिसीजन उससे निकलेगा। सो प्लीज़ नोट डाउन माई नंबर 9675200801। व्हाट्सएप पे इस पर मैं अवेलेबल हूँ। कोई क्वेरी होगी पिंग कर दीजिएगा, आई विल रिवर्ट यू। So bye bye, take care, have a great day. Bye.